नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हम बड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह है कि इस समय गेहूं की कटाई चल रही है और कई किसानों की समस्या आ रही है कि उनके जो खेत में गेहूं की बालियां हैं उनमें दाने नहीं बने हैं, यानी कि पूरी की पूरी बालियां खाली हैं। और कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 12 एकड़ तक गेहूं की फसल लगाई हुई है, कुछ किसान 5 से 7 एकड़ वाले हैं और कुछ किसानों का कम भी एरिया है कि वो उनके खेतों में बालियों में दाने ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये समस्याएं आप देखते हैं कि समय के साथ साथ चाहे धान की फसल है चाहे गेहूं की फसल है, दोनों में कुछ नई नई समस्याएं हर साल हम देखते जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2022 में क्या देखा था कि धान की फसल में बौने पौधे आ गए थे। वो एक वायरस डिजीज थी जिसका नाम था SRBSDV, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस। राइस ड्वार्फिज्म के नाम से इसको बोलते हैं, यानी कि बौने पौधे रह गए थे और बौने रहने की वजह से उसके आसपास के जो पौधे थे वो लंबे बढ़ जाते थे और जो पौधे बौने रह जाते थे वो सूख जाते थे, उनमें बालियां भी नहीं आती थी। तो इसमें इसकी वजह से क्या था कि काफ़ी किसानों को हरियाणा और पंजाब, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, दूसरी स्टेट्स भी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये समस्या ज़्यादा थी और एक वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय हो गया था। और इसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स हुई वैज्ञानिकों की और वाइस चांसलर्स की, और उसमें पाया गया कि इसके दो मुख्य कारण हैं कि एक तो ये है कि जिन किसानों ने अर्ली धान की फसल लगाई उनके यहाँ ये ज़्यादा थी, और दूसरा जहां WBPH का अटैक ज्यादा रहता है, जो व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर यानी कि सफेद पीठ वाला तेला जो होता है उसका जहां ज्यादा अटैक होता है तो वो कैरियर होता है। जैसे मलेरिया का जो मच्छर होता है वो कैरियर होता है, इसी तरह जो राइस ड्वार्फिज्म का जो वायरस है इसका कैरियर सफेद पीठ वाला तेला होता है। तो ये आप एक नई नई, जैसे मैं बताऊंगा कि 1980 में 1982 में जब हमने साइंटिस्ट के पद पर ज्वाइन किया तो उसके बाद हम देखते थे कि धान और गेहूं में विशेष तौर पर कोई बीमारियां, कोई समस्याएं नहीं आती थी। गेहूं की फसल तो निरोगी होती थी एक तरह से, लेकिन धान की फसल में हम केवल दो ही कीट और बीमारियां की समस्या देखते थे। एक तो कीड़ा आता था जिसको व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर कहते थे, सफेद पीठ वाला तेला, और वो तब आता था जब मौसम सूखा होता था जिस साल, और जिस साल बादल रहते थे, बारिश ज्यादा होती थी, झड़ियां लगती रहती थी, तो उस साल एक बीमारी आती थी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको झुलसा रोग भी कह देते थे। तो ये दो ही समस्याएं मुख्य तौर पे थी 80s और मिड 90s तक। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जैसे पिछले साल धान में भी एक अलग तरह की बीमारी आई है, धान में और भी दूसरी बीमारियां अब काफी बढ़ जाती हैं। इसी तरह गेहूं में भी नई नई समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं इसमें दो मुख्य कारण हो रहे हैं। एक तो जो जमीन की इम्यूनिटी है, यानी कि जमीन की जो ताकत है, जमीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, और जो पोषक तत्व हैं जमीन के वो भी कम होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी घटता जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो एक मौसम की विषमताएं हैं, विविधताएं हैं, वो भी प्रभावित करने लगी हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो इश्यू है ये भी एक फसलों को प्रभावित कर सकता है आने वाले टाइम में काफी हद तक। तो इसमें आप देखेंगे कि जो अब गेहूं की बात आती है कि तो गेहूं में ये जो बालियां खाली आ रही हैं, और जो समस्याएं धान में भी ये बालियों वाली कम दाने बनने वाली समस्या आ जाती है, तो इसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। धान जो गेहूं की फसल है इसमें जो खाली दाने रह सकते हैं उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि उस वक्त जब धान की पोलिनेशन होती है, जब एक मेल फीमेल मिलते हैं और जिससे एक बीज का निर्माण होता है, तो वो पोलन झड़ जाते हैं। जो पौधों के जो हिस्से हैं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, उनमें मजबूती नहीं होती है और वो झड़ जाते हैं। और उसमें जो टेम्परेचर होता है, जो लो टेम्परेचर होता है, विशेष तौर पर 1-1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर उस टाइम पे टेम्परेचर रह जाता है, यानी कि फसल जब गाभे में होती है और निसरने के लिए जब तैयार होती है, तो उस वक्त ये फर्टिलाइजेशन होती है, और उस वक्त अगर लो टेम्परेचर रह जाता है तो ये पोलिनेशन प्रभावित हो जाता है। और इसके साथ साथ दूसरा कारण हमने जो देखा है वो, अगर फ्लावरिंग के टाइम पर मौसम खराब हो जाता है, आंधियां चलती हैं और बिजली कड़कती हैं, तो उस वक्त भी हमने देखा है कि धान में भी और गेहूं में भी जो बालियां हैं, यानी कि दाने उनमें कम बनते हैं, बालियां खाली रह जाती हैं। तो ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक और मैं बताना चाहूँगा कि जो कुछ किसान भाई
जब बालियां आने का वक्त होता है, यानी कि फ्लावरिंग का टाइम होता है, एंथेसिस का टाइम होता है, तो उस वक्त पावर स्प्रेयर का यूज करते हैं। पावर स्प्रेयर भी एक तरह से जो फसल की बालियां हैं उनके ऊपर धक्का मारता है, हवा का जोर लगता है, उससे भी पोलन झड़ने का एक खतरा रहता है, जिससे पोलिनेशन प्रभावित होती है। तो ये दो मुख्य इसमें कारण एक तरह से बताए मैंने। एक तो तापमान यदि कम हो जाता है उस टाइम पे, दूसरा अगर उस टाइम पे तेज आंधी चलती है या बिजली साथ में कड़कती है। धान की फसल में एक और कारण सामने आता है इन दो के अतिरिक्त। एक तो जैसे तापमान ज्यादा धान की फसल को प्रभावित नहीं करता है इस टाइम पे, दूसरा जो आंधी आती है वो प्रभावित करती हैं, और तीसरा एक कारण उसमें ये होता है कि किसान धान की फसल में 3-3, 4-4 दवाइयों का जो स्प्रे करते हैं, विशेष तौर पर जब निसरने का, बालियों के निसरने का टाइम आता है, तो उस वक्त 3-3, 4-4 दवाइयों का कई किसान ऐसे हैं जो स्प्रे करते हैं, जिसमें अगर इनकम्पैटिबल होगी कोई एक भी दवाई, उसमें अगर उसका एक सिनोनिमिटी नहीं होगी और वो उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा, तो उसका भी प्रभाव इस पे पोलिनेशन पे आ जाता है। तो अब ये जैसे कोई भी फसल है हमारी, चाहे धान की है, चाहे गेहूं की है, या दूसरी कोई फसल है, तो इनमें ये समस्याएं क्यों आने लगी हैं, क्यों बढ़ने लग गई हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो हमारी ज़मीन की इम्यूनिटी कम हो गई है, उसमें जो लाभदायक जीवाणु हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो उनकी संख्या है वो घटती जा रही है, और जो पोषक तत्व हैं उनका एक संतुलन है जो है वो बिगड़ता जा रहा है। जैसे फसलों को अपने अच्छी तरह से बढ़वार के लिए लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 17 पोषक तत्वों में से अगर कोई एक भी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो पैदावार ठीक तरह से नहीं हो पाती और पैदावार सही नहीं आती है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि मान लो हम एक ही न्यूट्रिएंट या दो न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें एक असंतुलन हो जाता है। जो एक पोषक तत्व हैं उनका असंतुलन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मान लो एक फास्फोरस, जैसे हमने यूरिया ज़्यादा डाला है और फास्फोरस की अगर कमी हो गई है, या फास्फोरस एक फिक्स हो गया है, अवेलेबल नहीं है पौधों को, क्योंकि फास्फोरस की समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि वो फिक्स हो जाता है ज़मीन में, और वो अपने अतिरिक्त दूसरे जो पोषक तत्व होते हैं, विशेष तौर पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनको भी अपने साथ बांध लेता है और फसल को उपलब्ध नहीं होने देता है। मान लो फास्फोरस की कमी आ जाती है फसल में, तो उसमें क्या होता है कि जड़ों का विकास कम होता है। और फास्फोरस क्या होता है कि जो एक एनर्जी है, जैसे एटीपी होता है और NADPH होता है, ये क्या होते हैं कि एनर्जी कंपाउंड होते हैं, फॉस्फेटिक कंपाउंड होते हैं एनर्जी के। तो ये जब नहीं बढ़ेंगे तो ऊर्जा कम रह जाएगी पौधे के अंदर। वो ऊर्जा क्या करती है, जो फोटोसिंथेट बनते हैं, जो पौधों के अंदर भोजन बनता है, ये ऊर्जा उनको पौधे के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने में मदद करती है। इसी प्रकार जैसे मान लो पोटास की कमी रह गई है, तो पोटास की कमी में क्या है कि इसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। और ये अगर पानी की जैसे कमी हो जाती है तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जो फूल के हिस्से हैं उनको भी, जैसे पोलन है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम वगैरह हैं, इनको भी मजबूत स्थिति प्रदान करता है। और इस तरह से इनके अतिरिक्त जैसे सल्फर है या दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनका भी इम्बैलेंस होने की वजह से जो पौधे के जो पोलन्स हैं या पौधे के जो फूल के जो हिस्से हैं वो कमजोर रह जाते हैं। और जब कोई भी विषमता आती है, कोई भी विषमता आती है, चाहे जमीन की कमी की वजह से या मौसम की कमी की वजह से, क्योंकि मौसम भी लगातार हमारा बदलाव में उतार चढ़ाव ज्यादा आने लगे हैं, और उसमें जो कोई विषमता आती है, कोई टेम्परेचर की एक वेरिएशन आती है या नमी की वेरिएशन आती है, इसी प्रकार जमीन में जैसे पोषक तत्वों का एक असंतुलन हो गया है या कमी हो गई, जिनके हिडन हंगर पौधे के अंदर रहती है, तो उनकी वजह से एक बहाना होता है पौधे का कि उसमें पहले ही कमजोरी होती है, उसमें इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म पहले ही कम होता है। उसकी वजह से जो पौधे के हिस्से हैं, जो फूलों के या पत्तों के जो हिस्से हैं वो कमजोर रह जाते हैं, और जो बीमारियां और कीड़े हैं वो भी उनकी तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाता है। वो सिग्नल पौधे से सिग्नल जाता है चारों तरफ कि पौधे के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म या इसकी मजबूती कम है और इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो इसमें आप देखते हैं कि मुख्य कारण क्या रहा कि ये जो एक तो मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन, मिट्टी में इम्यूनिटी ना होना, कमजोर होना, इसमें एक लाभदायक और जो पोषक तत्व हैं उनकी कमजोर होना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, बेसिलस है, और जो माइकोराइजा है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो इस तरह के
जो ये एक लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनकी एक कमी हो जाती है जमीन में। और ये क्या करते हैं कि अगर इनकी प्रॉपर संख्या जमीन में बनी रहती है तो ये दूसरे पोषक तत्वों का जो बैलेंस है उसको बना के रखते हैं। और जो एंजाइम सिस्टम है, क्योंकि एंजाइम सिस्टम के बगैर, हार्मोन सिस्टम के बगैर कोई भी अवस्था पौधे की उसका मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी अवस्था आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इनको उपलब्ध कराने में जो पौधे के अंदर ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो ये सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये उनकी उपलब्धि बढ़ाते हैं और जमीन के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। और जो मौसम की विविधताएं हैं, विषमताएं हैं, उनसे भी पौधे को लड़ने की अक्षमता प्रदान करते हैं। तो जिसकी वजह से ये समस्याएं, मान लो अगर वेरिएशन आती है एक टेम्परेचर में, या जमीन में जो लगातार केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करने की वजह से या पेस्टिसाइड प्रयोग करने की वजह से जो जमीनों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो वो मजबूत हो जाती है अगर हम इन सूक्ष्म जीवाणुओं को जमीन में बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये बढ़ाने के लिए हमें केमिकल जो फार्मिंग है इससे हमें दूर हटना पड़ेगा। विशेष तौर पे यूरिया का एक बहुत ही इनजुडिशियस प्रयोग इस वक्त हो रहा है। और जो सब्जी के किसान हैं वो तो इतना यूरिया यूज कर रहे हैं, इतना डीएपी यूज कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो हर तरह से जमीन के स्वास्थ्य को भी, पौधे के स्वास्थ्य को भी, वातावरण के और इवन ह्यूमन जो मानव है उसके स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। और जो विशेषकर जो यूरिया जो नाइट्रोजन है जमीन में सबसे ज्यादा, जो 17 पोषक तत्वों में जो सबसे ज्यादा कमी है वो यूरिया की है, नाइट्रोजन की ही है। और सूक्ष्म जीवाणु उस नाइट्रोजन को जो हवा में 78% भरी हुई है, उस नाइट्रोजन को खींच करके जड़ों के ऊपर स्थित कर देते हैं, या जड़ों के आसपास का जो वातावरण होता है या जमीन होती है उसके अंदर वो स्थिर कर देते हैं उस नाइट्रोजन को। और दूसरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है, जैसे वायरस की बीमारी मैंने बताई राइस में आपको, दालों में भी ये वायरस की आ जाती है, कई फसलों में जैसे वायरल डिजीज आ जाती है। तो वायरल जैसे आदमी में जैसे कोरोना आई है, पशु में लंपी आई है, कोई भी वायरल डिजीज होती है तो उसका केमिकल से इलाज नहीं होता है, उसका केवल एक ही इलाज होता है कि सिस्टम के अंदर अगर इम्यूनिटी होगी तो उसकी रक्षा हो जाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत हो जाएगा और जो पौधे की पैदावार है वो भी अच्छी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से एक प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत, दो ये एक ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे इनपुट हैं जो घर पर ही तैयार हो जाते हैं। किसान को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जितने भी इसमें कंपोनेंट हैं, जितने भी इसके जो बायो फार्मुलेशंस हैं, घर पर ही तैयार हो जाते हैं। और इसका मुख्य मकसद यही रहता है कि जमीन में हमें सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ानी होती है। आगे वो सूक्ष्म जीवाणु जमीन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म दे देते हैं पौधे को। और जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं या मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी उपलब्धि भी बढ़ा देते हैं और उनका जो बैलेंस यूटिलाइजेशन है वो भी कर देते हैं। और पौधे के अंदर एक मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से आगे बढ़ता रहता है। और जैसे नाइट्रोजन पत्तों के अंदर जब ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है और आगे उसका यूज कम हो जाता है, उसमें एंजाइम सिस्टम कमजोर हो जाता है, मान लो पोटास की कमी है, उसमें एंजाइम सिस्टम कमजोर हो जाता है, या फास्फोरस की कमी है, उसमें एनर्जी की फॉर्मेशन जो सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, तो वो एनर्जी का जो ट्रांसलोकेशन है पौधे के अंदर वो कमजोर हो जाता है उसमें। लेकिन प्राकृतिक खेती में इन सब की एक मजबूती हो जाती है और जमीन से लेकर पौधे के अंदर एक जो न्यूट्रिएंट्स का संतुलन है वो भी बना रहता है और उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और अगर मौसम की ये कोई भी विविधता आती है या बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस आता है या बीमारियों का अटैक भी आता है या कोई समस्या इस तरह जैसे गेहूं में आई हुई है इस तरह की आ जाती है या धान में जैसी समस्या आ जाती है, तो इसमें उनसे अपने आप ही एक पौधा कंट्रोल करने के योग्य हो जाता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती में 60 से 70% कीड़े, बीमारियां और इस तरह की समस्याएं अपने आप ही वो कम हो जाती हैं। धन्यवाद।